स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या तुम मुझे बजरंगी दिखाने ले जा सकते हो? प्रॉमिस? मैं वचन देता हूँ। मैंने सोचा था फिल्म दिखाकर उमा में बदलाव की पहल करूंगी, पर मासी सा साथ आ गई। क्या बात है कनक, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी? घर पे तो बच्चे की तरह उत्साहित हो रही कि बजरंगबली के दर्शन करने हैं। मेरे मूड का सत्यानाश तो कर दिया तुम्हारी मासी सामने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर कोई तकलीफ हो भी तो बजरंगबली के दर्शन के बाद दूर हो जाएगी। मंदिर आ गया, चलो उतरो। जी। रुको माँ, मुझे जो बजरंगी देखने हैं वो किसी मंदिर में नहीं, यहाँ है। बैठिए, आइए, मैं ड्राइवर को रास्ता बताती हूँ। ठीक है। भैया, ये रोड जहाँ खत्म होती वहां से राइट लीजिए। हुकुम ने आपके लिए भिजवाया लाडो से। जी, मासी सा का फोन भी आया था, बोल रही थी दादू सा कुछ भिजवा रहे हैं। धन्यवाद। शगुन का सामान? दादू सा ने शगुन का सामान किसके लिए भिजवाया है? कैसी हो सरस? 2 दिन के लिए गई हो और सब तुम्हें अभी से ही बहुत याद करने लगे हैं। दादू साहब, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। पर अब तो आदत डालनी होगी तुमसे दूर रह तुम्हें याद करने की, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें एक परिवार से जाके दूसरा परिवार बसाना है। रिश्ता आया है तुम्हारा, बहुत अच्छा घर परिवार है। ये शगुन का सामान लड़के वालों के यहाँ से आया है तुम्हारे लिए। शगुन के सामान के साथ उन्होंने अपना खानदानी कंगन भिजवाया है, जो लड़के की स्वर्गीय मासा का है। उनकी इच्छा है कि रिश्ता पक्का हो तो तुम्हें उनकी बहू के रूप में ये कंगन पहनाया जाए। मैंने सारी बातचीत के बाद ये रिश्ता पक्का कर दिया है और उन्हें वचन दिया है कि सरस ये कंगन जरूर पहनेगी, क्योंकि सरस अपने दादू सा के वचन का मान जरूर रखेगी। दादू सा, आपने ये रिश्ता चुना है, ये तो मेरे लिए भगवान के भेजे समान है। आपके आशीर्वाद को मना कैसे कर सकती हूँ?
ये कंगन नहीं सरस्वती, एक बंधन है जिसे चाहकर भी तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। और जब तुम ये कंगन पहनकर अपने दादोसा के सामने जाओगी, तब तुम्हारे दादोसा के लिए एक सबक होगा। एक बहन के भाई के लिए एक बहन के भाई का सबक। उमा की लिखी बाबासा की दवाइयों की पर्ची कहां जाकर काम आई? उसी की हैंडराइटिंग में कॉपी कर तुम्हारे लिए लिखा है सरस, और उतनी चालाकी से तुम तक पहुंचाया है। संभाल के बेटा। सॉरी काका। संभाल के। हाँ भैया यहीं रोक दीजिए बस। ठीक, कौन सा हनुमान जी का मंदिर है? उम्र गुजर गई लाडनों में, पहले तो कभी नहीं सुना। कनक, मुझे लगता है तुम्हें रास्ता बताने में कोई चूक हुई है। नहीं उमा, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप लोग उतरिए तो सही। और जो बजरंगी मुझे देखने हैं वो किसी मंदिर में नहीं, यहाँ है। यहाँ? चलिए। ये सब क्या है उमा? मैं समझी को नहीं। फिल्म है मासी साहब। थे उमा को पिक्चर दिखाने लाए हो? थे जानते नहीं हो कि चलचित्र देखना उमा के धर्म के खिलाफ है, इस घर के नियमों के खिलाफ है। सासुमा, तू मुझसे राठी परिवार की बहू होने का दर्जा चाहती है ना? और यहाँ पे मंदिर में ये लड्डू चढ़ा रही है। अरे मीना बिंदड़ी है रे, सवेरे सवेरे क्या कीर्तन चल रहे हो रे तुम दोनों को? क्या हो? देखो ना बाबू, कोई सेल्फी ले लो हमारी, मैं रोती हुई लगाऊंगी। क्यों? सासू माँ मारे को चोरनी बुला रही है। बाबू चोरनी। अब आप ही मारे को बताओ कि घर के मंदिर में रखा हुआ प्रसाद घर वाले खाए तो उसे चोरी कहवे है कि? घर वाले? हाँ? जबरदस्ती गले पड़ने वाले लोग घर वाले ना कहलाते हैं। बढ़िया ही। मैं भाभो को बताऊं कि तू के करती है? हैं? खा रही है? बताती बता। अरे ये देख। अरे ये करे है? बिस्कुट चुराती है। ऐसी बहू को मैं घर की चाबियां कैसे दे दूं बाबू? कैसे? ये ऐसे। अरे बाबू, टेकी हर साइड। क्या? अरे इसका पक्ष क्यों ले रही हो भाभो? भाभो, एक बात बताऊं आपको, ऐसी सीधी दी हुई चीज खाने का ना हमारे को मजा ही को नहीं आवे। चोरी छुपे खाओ तब मजा पाओ। सासू माँ, भला आपसे अच्छा ये कौन जान सके है ना? देखा देखा, देख लिया ना, अपने कानों से सुन लिया ना। अब मने ये बताओ आप कि जब मारी चोरी पकड़ी जाती थी तो तब तो मारे को जूत की लगाई जाती थी, हैं? कितने डंडे पड़ते थे।
सारी की सारी चीजें, काजू बादाम सब तिजोरी में रखती थी ना। आप वही से किसको दो। अरे हाँ हाँ, पर के फायदो ना थारी चोरी करने की आदत गई और ना तिजोरी में रखी हुई चीजें ना सुरक्षित बची। फिर बेकार में लड़ाई करने से क्या फायदो। अरे घर में ही चोर हो और अपनी आदत से बाज को नहीं आवे तो उसी के हाथ में तिजोरी की चाबी थमाई देनी चाहिए। हाँ। अरे कल्ला को नहीं होवे ना घर में। भाभो आप बड़ी भोली हो। हाँ? मारी जैसे बहू है, आप कठे बने हैं। आजकल की बींदनिया तो के बताऊं, इनका दिमाग जो है वो भूल भुलैया की तरह है। अब हमारी कनक कोई देख लो, कोई कह सकता था कि वो उमा जी के साथ वापस चली जाएगी। एक बात बताऊं, अब ऐसा ही कुछ ना वंश करने जा रहा है। मैंने टेलीफोन किया और मुझसे पूछ रहा था, चाची मैंने बताओ कि शादी में शगुन में के देते हैं। तुम सबको मेरी शादी में आना है। और हाँ, मेरी शादी में ऐसे फिल्मी गाने नहीं बजेंगे, वहां पर बजेंगे ढोल नगाड़े और शहनाइयां। क्या हुआ, तुम सब ऐसे चुप क्यों? मेरी शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हो? तो उस लड़के से शादी करना चाहती है जिसका नाम तक तुझे नहीं पता, कभी देखा नहीं है, मिली नहीं, कौन है, कैसा है, तू तो ये तक नहीं जानती कि वो तेरे लायक भी है या नहीं। और तू हमें कह रही है कि ये खबर सुनकर हम लोग खुश हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि उस लड़के को मेरे दादोसा ने चुना, और अगर दादोसा को लगता है कि वो लड़का सही है तो बस वही मेरा सही जीवन साथी है। और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे मेरे दादोसा के विश्वास पर पूरा विश्वास है। और मुझे विश्वास है अपने प्लान पर। तुम्हें तो मेरे जाल में फंसना ही था सरस्वती, आखिर तरीका तुम्ही ने तो बताया था। धन्य सासरे को मजाक समझा है क्या? धन्य पता है ना हमारे घर में टीवी, पिक्चर, फोन ये सब की मनाही है। तो थारी हिम्मत कैसे हुई उमा को अट्ठे लाने की? उमा क्या कहा था इसने कि अब से झूठ, छल, कपट कुछ नहीं करेगी? तो ये सब क्या है? मैंने आज कोई झूठ नहीं बोला है मासी साहब। धन्य बहुत कुछ कह लिया और हमने बहुत कुछ सह लिया। धन्य क्या लगा कि झूठा स्वांग रच के थे अपनी मनमानी कर लोगे, थे बोलोगे और उमा पिक्चर देखने आ जाएगा? धन्य पता है एक बार खुले मैदान में पर्दे पर पिक्चर दिखाने वाले आए थे लाडनू में, 3 दिन तक खुले मैदान में पिक्चर दिखाते रहे। उमा की नजर उस पर्दे पे ना पड़े ये सोच के जानो हो उमा ने क्या किया? 3 दिन तक घर से नहीं निकला उमा। पर उमा ने मुझे वचन दिया है मासी साहब कि ये मुझे बजरंगी दिखाएंगे, और जहां तक मैं उमा को जानती हूँ ये अपने दिए वचन से कभी पलटते नहीं। सूरज की गर्मी से बर्फ पिघले है, उमा जैसी चट्टान को नहीं। रुको कनक, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो उसे पूरा तो करना होगा। उमा क्या कह रहे हो? होश में तो हो? हाँ मासी साहब, वचन दिया है तो निभाना तो होगा। अपने वचन से पलट जाना भी अधर्म है मासी साहब। पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। हे फैसला कर लो कि धन्य क्या करना है। मैंने फैसला कर लिया मासी साहब, आपका चालक गाड़ी से घर छोड़ देगा। चलो बा। वो दोनों, वो रही हमारी सीट्स। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उमा फिल्म देखने आ गया। आज शिवजी ने हनुमान जी के रूप में मेरी मदद कर दी। थैंक यू।
थैंक्स, तुमने अपना नियम तोड़ा और मुझे फिल्म दिखाने लेके आए। अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं उठोगी तो मैं चलचित्र नहीं देख पाऊंगा। इस समय मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ। बोल ही नहीं रहा कनक। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बचन में बंद के आ तो गया, पर इसके मन में कोई बड़ा तूफान चल रहा हो। मासी साहब ये क्या कर रही हैं आप? कनक उमासा को फिल्म देखने ले गई है और उमासा चले भी गए। के चाहे तू मैं थाने लेकर जाऊं सिनेमा हॉल, दिखा कर लाऊं कि दोनों फिल्म देख रहे हैं, तब मानेगी? मासी साहब आप कनक का गुस्सा मारे पर क्यों निकाल रही है? मासी साहब आप ही ने तो चुनौती दी थी ना कनक को कि उमासा को बदल कर दिखाओ। 24 घंटे हुए नहीं उसने उमासा को बदलना शुरू कर दिया। कहीं जोश में आकर आपने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी? और कनक को मत्थी मारी गई थी मारी, जो थन ने साझेदार बना लिया। एक तरफ कनक मने घाव दे रही है और दूसरी ओर थे उस पर नमक छिड़क रहे हो। मासी साहब दर्द हो रहा है के? मासी साहब मैं तो आपकी पैरों की धूल हूं। आपके जीत में ही तुम्हारी जीत है, तो मैं आपसे अलग कैसे हुई? मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जो कनक ने आज बाजी जीती है उसकी अहमियत तो आप भी जानती हैं ना। और देखिए ना आप यहाँ जल खुड़ रही है और वो मजे में उमासा के साथ फिल्म देख रही है। क्या कर रही है मासी साहब? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रेम की भाषा समझे को नहीं बीननी सा है, शब्दों के खेल में बांध दिया है उमा ने और हमारे परिवार ने। अब शब्द को नहीं कर्म करूंगी, ये बदलाव की किरण को नहीं अंधकार के साए हैं। आजा मेरे पीछे। अब पता चलेगा बीनी साय को कि मारे उमा में बदलाव लाना आसान काम को नहीं। सुनिए, आप कहीं और बैठ सकते हैं या मेरी धर्मपत्नी बैठी है। ये सिनेमा हॉल है, इस सीट के मैंने पैसे दिए हैं। अभी तो फिल्म शुरू हुई है और अभी से ही एंड होता दिख रहा है। ये लीजिए, इस पंक्ति की सारी सीटें मैंने खरीद ली हैं। अब इस पंक्ति में कोई नहीं बैठेगा। लीजिए। फायदे का सौदा है। इतने में तो आप अपने पूरे परिवार को पिक्चर दिखाने लेके आ सकते हैं। रख लो रख लो।
सच में उमा कब क्या कदम उठाएगा कोई नहीं कह सकता। वैसे सोच चाहे जैसी भी हो, मेरा हस्बैंड है बड़ा इंटरेस्टिंग। देख रही हैं बजरंगी सबसे कितना अलग है। हनुमान जी का पक्का भक्त, एकदम धार्मिक, हर तरह के नशे से कोसों दूर। तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा तुम्हारी मेरा मतलब हमारी तरह? कौन बोल रहा है ये? अरे बातें करनी है तो बाहर जाओ। सॉरी। अरे देख क्या रहे हो? चलो खाओ खाओ, अपनी सरस का शगुन है। चलो, आखिरकार तुम लोगों ने मेरा रिश्ता तो अपनाया। और नहीं तो क्या, अब तो इस शगुन के कंगन को कब तक निहारते हुए अकेले मन के लड्डू फोड़ती। हमें तो शामिल होना ही था ना। और अब बस हमारे होने वाले जीजू तेरी इस अंधी भक्ति के लायक हो। अच्छा सुनना सरस, तुझे तो तेरा लाइफ पार्टनर फिक्स मिल ही गया है, तो तू अपने उस प्रेमी से कम दोस्ती तो कर ले यार। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। अरे बेचारा गिर गया। सरस इधर देख, ये कंगन तेरे इस कंगन जैसा लग रहा है ना बिल्कुल। विश्वास तो था कि मैं उमा में बदलाव लाऊंगी, पर इस बदलाव की शुरुआत इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगी ये नहीं सोचा था। भाई साहब, आपके पास मोबाइल है? क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? धन्यवाद। तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? सरस, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा सोचा है। वो ना फोन जैसा होता है जिसमें तुम ढेर सारे गाने और भजन रख सकते हो, उन्हें सुन भी सकते हो और भी देख सकते हो। तुम सरस के लिए टैबलेट खरीदने वाले हो? जो आज तक घर में कभी टीवी रेडियो नहीं इस्तेमाल करते थे, वो अपनी बहनों को टैबलेट खरीद के दे रहे। गुड। तुम्हारी भाभी साहब बता रही हैं कि उसे टैबलेट कहते हैं। तुम जब वापस आओगी तब लेने चलेंगे, ठीक है? चलो रखता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। सुमन, यहाँ आओ। जी दादू साहब। तुम इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी हो कि चाहो तो बाजार अकेले आ जा सकती हो। शिव को साथ में लाने की कोई जरूरत नहीं, पर ध्यान रहे रास्ता पार करते समय दोनों तरफ देखना मत भूलना। शिव, माफ करना बेटा, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी मदद कर दीजिए। शिव, दर्द को छिपाना नहीं चाहिए, लगी है तो बता दो। पर दादू साहब, आपने तो सिखाया था कि मर्द हो तो दर्द को सहना सीखो और छिपाना। सुनिए जी। लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। आप चाहे तो मेरे औषधालय आ सकती हैं। औषधालय?
मैं दवाई दे दूंगा आपको। जी धन्यवाद। पर दादू साहब, आप तो कभी औरतों का इलाज नहीं करते। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नई दुनिया के साथ परिचय हुआ है मेरा। सही गलत के बीच का तर्क समझ गया हूं मैं। अभी ऐसी बहुत सी बातें होने वाली हैं जो पहले कभी नहीं हुई। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, सच्ची दिल से। ये दोस्ती का हाथ है, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। दिल से दोस्ती का हाथ है, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। कनक, क्या कर रही हो? वो मैं चेक कर रही थी कि तुम्हारा गला तो मजबूत है ना? मजबूत है। कभी कभी तुम्हारा बर्ताव समझ से बाहर हो जाता है, और उसकी वजह भी तुम ही हो। नहीं समझे? रुको अभी बताती हूँ मैं ना। गाड़ी यहीं पर है, आराम से आ जाना। सुमन? 3, 2, 1, प्लान टू स्टार्ट। सुनिए, जी देखिए, आपने मुझे अपना फैसला सुना दिया था और तभी मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसे मेरे पीछे आकर मेरी प्रॉब्लम और मत बढ़ाइए। नहीं, मैं आपकी कोई परेशानी नहीं बढ़ा रही हूँ। एक छोटी सी विनती थी। आपके पास एक कंगन था ना अभी, क्या आप वो मुझे दिखा सकते हैं? ये किसका है? ये मेरी स्वर्गीय माँ का है। वो हमेशा कहा करती थी, ये कंगन वो उसी लड़की को पहनाएंगी जो उनके बेटे का दिल चुराएगी। पर सबकी इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं? न मेरी माँ जिंदा है और जिसने मेरा दिल चुराया उसने भी। वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरी दादी का फोन आया था, उन्होंने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया है और यही सेम कंगन उस लड़की को भी भिजवाया। तू भी ना एकदम इडियट है। कम से कम उससे उस लड़की की फोटो तो मांगती जिससे उससे रिश्ता हुआ है। तुम पागल हो, मैं ऐसी बातें नहीं पूछ सकती। अरे बुद्धू, ये कोई संजोग नहीं हो सकता कि जहाँ पे दादा सा ने तेरा रिश्ता करा है वहां से कंगन आता है जो बिल्कुल वंश की माँ ने जो कंगन दिया है उसकी तरह होता है। सरस, तुझसे कुछ नहीं होगा। ओ हेलो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी। कहाँ रह गया ये? कितनी बार समझाया कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद है, पता नहीं कहाँ है। आ गया। सुमन, अरे वहां कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो सही। सुमन, शायद वो तुम्हें बुला रहा है। क्या हुआ? कौन हो तुम? ओ,
हाँ वो पहचानने में थोड़ी गलती हो गई, मुझे लगा मेरे दोस्त की बहन हो आप, सुनीता। सॉरी। सुमन, जिस तरह से वो तुम्हें पुकार रहा था मुझे लगा वो तुम्हें जानता है। भाभी सा, लाडनू बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ पर हर दूसरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। उसने कहा ना कि उसे गलतफहमी हो गई थी, पर आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी? पीछा? नहीं तो मैं तो बस गाड़ी से घर जा रही थी और तुम्हें इस बुक स्टॉल पर देखा तो बस चली आई। वैसे सुमन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है। तुम्हें पता है मेरी मम्मा को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे किताबों से नफरत है और मैं 8वीं में 2 बार फेल भी हो चुकी हूँ। इतना काफी है या और भी सबूत हो आपको? सुमन शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है। चलो कोई बात नहीं, घर ही चलते हैं। वैसे सुमन, तुम अकेली बाहर कैसे आ गई? शिव कहाँ है? चलो छोड़ो, ये भी मत बताओ। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ से आ रही? आओ बताती हूँ। मेरी बात को सुनो। दादो साहब कहाँ हैं? मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुमन छोड़ो ना। आप सुनेंगे दादो साहब। दादो साहब कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। सुमन, आप कौन सा धर्म नियम भ्रश करने में लगे हैं? आप बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है दादो साहब। जबान संभाल के। ये क्या तरीका है? खबरदार जो उमा का अपमान किया तो। मैं जरा ऊंचा बोल गई तो गलत हो गया, और वो जो हमें धर्म का पाठ पढ़ाकर खुद जो मर्जी करे वो गलत नहीं। इस घर में तो एक रेडियो तक वर्जित है, और वो भाभी सा के साथ मजे से फिल्म देखकर आए। वो सब चलेगा आपके लिए मासी सा? वो तो भाभी सा ने मुझे बताया कि वो लोग फिल्म देखकर आए, वरना हम तो पागलों की तरह धर्म के कैद में हमेशा के लिए बंधे रहते, और दादो सा और भाभी सा खुली हवा में जो चाहे वो करते। ये कैसा धर्म है? एक बार अनजाने में मैंने बाजार में एक फिल्मी गाना सुन लिया था जो मेरी जुबान पर चढ़ गया था, और जब दादो सा ने सुना तो कितना डांटा था मुझे, कितनी कठोर सजा मिली थी मुझे। और उस दिन शिव ने नादानी में बीड़ी उठा ली तो पूरे घर में उथल पुथल मच गई। अगर नियम तोड़ना ही है तो सबके लिए टूटना चाहिए ना मासी सा? माफ करना मासी सा, मगर भाभी सा के लिए इस घर में जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। सिर्फ भाभी सा के लिए क्यों? सुमन शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। बदलाव अगर अच्छे के लिए हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, और वो बदलाव अगर तुम लाओ या मैं लाऊं उससे क्या फर्क पड़ता है सुमन? फिल्म या टीवी सिर्फ कहानी दिखाते हैं, उसमें अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। ये हम पर, हमारी सोच, हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। रामायण में राम और रावण दोनों थे। अब ये हमारी सोच तय करती है कि हम किससे प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, अगर बदलाव आया ही है तो और भी चीजें बदलनी चाहिए। ऐसी कई अच्छी चीजें होंगी जो हम नहीं करते, जैसे हमारे घर में एक फोन होना चाहिए जिससे पायल भाभी सा अपने मायके में अपनी मन की बात कर सकती है, ऐसे सबके सामने संकोच से भर के नहीं। क्या इसकी मंजूरी देंगे दादो सा? सुमन वाह सुमन, शाबाश। हमारी भाभी सा को इस घर में आए 20 दिन हुए, पर तू 16 साल से रह रही है इस घर में, इतना भी ना जान सकी अपने दादू सा को? उमा ने बचपन में तुम भाई बहनों को जब भी निवाला खिलाया है पहले खुद चखा है कि नमक मिर्ची ज्यादा तो ना है सब्जी में, रोटी गर्म तो को नहीं। उमा ने जो भी नियम बनाए हैं पहले अपने आप पर लागू किए हैं। अगर जाने अनजाने में कोई नियम टूटा भी तो हम सब से
कई गुना ज्यादा सजा अपने आप को दी है। ये उमा की कठोर तपस्या है कि पूरे लाडनों में हमारा घर मंदिर की तरह पूजा जा रहा है। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की थारी भाभी सा को कि उमा को इस घर को बदलने की जिद छोड़ दे। इसके वास्ते तो सब कुछ खेल जैसा हो गया है। कभी अपने शब्दों में फंसा ले हुए हैं तो कभी अपने वचन में। बजरंग बली और बजरंगी पिक्चर दोनों को एक ही चश्मे से देखने वाली के समझेगी मारे उमा को। आज भी बजरंगी दिखाने का वचन लेके पिक्चर दिखाने ले गई मारे उमा को। मासी सा, नियम कैसे टूटता है उससे क्या फर्क पड़ता है? दादोसा ने फिल्म तो देखी ना, पत्नी के गुलाम होने और पत्नी के वचन के गुलाम होने में अधिक अंतर नहीं है। क्या पता कल को दोनों पति पत्नी जोड़े से चाय पीने लगे। चुप! बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। मैंने इस घर में मर्यादा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। फिर भी अगर तन्ने बकवास करनी है तो जा नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो जा और कर नारेबाजी अपने दादोसा के खिलाफ, लेकिन वापस इस घर में मत आना, समझी? वचन में बंधे दादोसा ने पिक्चर देखी, इतना तू जाने है। और उसके बाद क्या हुआ चिक्को नहीं जाने। बरसों तक शांत खड़े ज्वालामुखी के पर्वत को देख के लोगों को भ्रम हो जावे कि उसने अपना स्वभाव बदल लिया, और जब वो फटे हैं तो प्रलय हुए हैं। उसका लावा इस भ्रम को जलाकर राख करते हुए है। जब तक किसी इंसान को अंदर तक ना जान लो, उस पर टीका टिप्पणी मत करो। उसे बदलने की कोशिश मत करो। मैं थन्ने दिखाती हूँ कि सच के है। देख अपने दादू साहब। धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा को डिगा सके कोई? अपनी पत्नी को दिया वचन निभाने की खातिर इसने अपने नियम तोड़े और इस अपराध के लिए खुद को सजा दी। पानी की एक एक बूंद इसके मन और शरीर को जो पीड़ा दे रही है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते तुम लोग। और धन ने अपने दादोसा की निष्ठा पर शक किया। बीनी साहब, हाँ के वास्ते ये सब खेल है। उमा का हर फैसला, हर कदम मजाक को नहीं। कम से कम इसके पश्चाताप का तो मान रख लो। इसमें तो दखल मत दो। उमा तब तक इस मुद्रा में खड़ा रहेगा और पीड़ा सहता रहेगा जब तक इस मटके का पानी खत्म नहीं हो जाता। ये पानी उमा के सर पर स्थित मूल चक्र पर गिर रहा है, जो हमारी स्मरण शक्ति एवं चेतन को निर्धारित रखता है। जिस पर पानी गिरने से जो हमने देखा है, उसे भुलाने में आसानी होती है। पर इससे इतनी पीड़ा होती है कि एक साधारण आदमी 1 मिनट के लिए भी इस पीड़ा को सह नहीं सकता। पर उमा शंकर संयम और अनुशासन की वो मिसाल है जिसकी बराबरी को नहीं कर सके। पर मासी साहब, गलती कनक की है।
तो सजा भी कनक को मिलनी चाहिए। इसकी गलती की सजा उमा सा अपने आप को क्यों दे रहे हैं? ये कहाँ का नया है? अपराध और अपराधी दोनों उमा ने तय किए। ऐसे ही है, बचपन से देखते आ रही है। बिंदिनी ने जब इस घर में पहला कदम रखा, इसे समझाती आ रही है कि अपनी जिद को घर की चौखट के बाहर छोड़कर आओ, पर नहीं मानी। ये परिणाम था कि सामने। वंश, तुमने उस लड़की का फोटो देखा है जिसका रिश्ता तुम्हारी दादी ने तुम्हारे साथ पक्का किया है? नहीं। प्लीज, क्या तुम अपनी दादी से उसका फोटो मंगवा सकते हो? मुझे देखना था। ठीक है, मैं मंगवा लूंगा। हाँ। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? यार वैसे तो तुम्हारा सारा काम सुपर एक्सप्रेस पे होता है, तो फोटो दिखाने में इतना क्यों वेट कर रहे हो? प्लीज प्लीज अभी दिखा दो प्लीज। देखिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, बट आप बोल रही हैं तो मैं मंगवा लेता हूँ। हेलो दादी। दादी, आप उस लड़की का फोटो भेज सकती हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, वो जिद कर रहे थे। हाँ ओके दादी जी। कितना टाइम लगेगा? आ रहा है। आ गया। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? दीपिका पादुकोण का फोटो है क्या? दिखाओ ना। सरस, असली कृष्ण लीला तो अब शुरू होगी। चीनी और नमक पानी में घुल के एक नए स्वाद को जन्म देवे हैं। पानी में घुली हुई चीनी या नमक अपने अस्तित्व की परवाह को नहीं करे हैं। थे ये जो मैं हूं कि मशाल लेकर घूम रहे हो ना, ये थाके और मारे घर को जलाकर राख कर देगा। बरसों की तपस्या के बाद इस परिवार को जोड़ा है मैंने।
बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है उमा ने और मैंने। तुम्हारी वजह से हमारे उमा को जरा सी भी तकलीफ झेलनी पड़ी तो मैं थन्ने इस घर में नहीं झेलूंगी। उमा की बींदनी हो, उमा की बींदनी बनके उसके पीछे पीछे चलो। ना कोई सवाल ना कोई बवाल। अपने अस्तित्व को मिटा दो या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। कनक कभी अपना अस्तित्व को नहीं खो सके। बड़ी होने के नाते मैंने तुम्हें सीख दी, लाड प्यार दिया, माफ भी किया, पर अब सजा दूंगी। चलो सब अपने अपने काम पे लगो। थैंक्स, तुमने अपना नियम तोड़ा और मुझे फिल्म दिखाने लेके आए। मेरा भगवान जानता है उमा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश भी की तो वो इसलिए कि इस परिवार को एक बेहतर जिंदगी मिले। मैं भ्रम में थी जो मुझे लगा कि बदलाव की शुरुआत हो गई है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि एक फिल्म देखने के लिए तुम अपने आप को इतनी बड़ी सजा दोगे तो मैं कसम से तुम्हें कभी कोई फिल्म दिखाने नहीं ले जाती उमा। समझ ही नहीं पाई कि तुम अपने धर्म में इतने डूबे हुए हो कि कोई भी खतरा, कोई भी चट्टान तुम्हें डिगा नहीं सकती। अपनी जान दे दोगे, हर पीड़ा सह लोगे, पर धर्म से अलग रास्ता कभी नहीं चुनोगे। मुझे माफ कर दो उमा, उमा प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उमा प्लीज मुझे माफ कर दो। उमा मैं आइंदा से कभी नहीं। सुमन, 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 बैठ। जाने उमा के वास्ते सबसे प्रिय शब्द कौन सा है? दादोसा। जब तुम तीनों उमा को दादोसा कहकर पुकारो हो तो जैसे किसी बच्चे के हाथ में मिठाई रख दी हो, ऐसे खुश हो जावे है वो। गलत समझ लिया था मासी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दादू साहब पर शक नहीं करना चाहिए था। जठे चार बर्तन हो गए हैं वहां छोटी मोटी आवाजें आती रह गई हैं। हमारी छोरियां कनक बींदनी साए जैसी हट्टी को नहीं कि समझाने पर भी ना समझी। पूरा भरोसा है मन में अपने संस्कारों पर। एक चीज याद रखना, अपनी कनक भाभीसा के जैसे अपने दादोसा के प्यार, लाड और भरोसे का कभी गलत फायदा मत उठाना।
बारिश का पानी तो घड़े में गिर रहा है। ऐसे तो घड़े का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, और जब तक ये घड़े का पानी खत्म नहीं होगा उमा यहाँ से हटेगा नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी गलती की, अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। मैंने तो बस तुम्हारे प्रायश्चित का एक छोटा सा हिस्सा बनने की कोशिश की। और तुम कहती हो तुम आदर्श पत्नी नहीं, दोस्त हो। तुम्हारा सर बहुत दुख रहा होगा ना? हाँ, पीड़ा तो हुई, पर अब जो देखा उससे मिट गई। चलो। एक बात पूछूं? तुम बजरंगी को नहीं मानते, फिर तुमने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाई? उसने एक किरदार निभाया, जो किया सही किया, पर जो उमाशंकर ने किया वो गलत था। तुमने फिल्म देखी और घर चले आए,
उसमें क्या गलत किया तुमने उमा? बात केवल शरीर की नहीं है, हम सोच और शरीर दोनों से मिलकर बने होते हैं। चलचित्र देखते समय मैंने अपने आप को खो दिया था, उस किरदार को महसूस करने लगा था कि मेरी गलती है। पर उमा वो सिर्फ एक कहानी थी और हम अक्सर अच्छी कहानियां पढ़ते या देखते समय उसमें खो जाते हैं। उसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया है। सृष्टि के रचयिता ने एक ही दुनिया बनाई है और उसे भूलने का मतलब है भगवान का निरादर करना। अपने रचयिता की बनाई दुनिया को भूलना एक अपराध है, जिसके लिए मैंने ये प्रायश्चित किया। चलो, मासी सा परेशान हो रही होंगी। थे उमा के वास्ते तेल लेकर आए हो बीनी साहब? जी मासी साहब। उमा जब अपना दर्द बोल भी नहीं पाता था तब से इसका दर्द समझ रही हूँ और उसे कम भी कर रही हूँ। आज भी कुछ को नहीं बदला। धन्य उमा की चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। हाँ कनक बेटा, कैसी है तू? आपको कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? जानू, थारे को ना जल्दी सोने की आदत को नहीं, और यही टाइम होवे है जो थारे दिमाग में ना दिन भर के सवाल घूमे हैं। उमा और उनके परिवार तो जल्दी सो जावे है ना, तो रोज इसी टाइम थारे फोन का रास्ता देखो। पता नहीं भाभू, पता नहीं कि मुझे मेरे इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं। पर ये सवाल मेरा पीछा भी तो नहीं छोड़ते। आपको पता है, मेरी जिंदगी एक तराजू की तरह बन गई है, जिसके एक पलड़े में मेरे अपने अस्तित्व की लड़ाई है, तो दूसरे पलड़े में इन लोगों को उस लड़ाई के बीच तकलीफ पहुंचाने का डर। आपको पता है भाभू, आज मैंने एक दूसरी पहल भी की और उसमें मैं जीत भी गई। पर भाभू, ये जीत मेरे साथ 2 कदम भी नहीं चल पाई और हार से भी ज्यादा तकलीफ देकर गई है मुझे। मैं जब भी उमा की आंखों पर बंदी धर्म की पट्टी हटाने की कोशिश करती हूँ, वो उल्टा खुद को दोष देता है और सजा भी खुद ही को देता है, और ऐसी सजा देता है जिसे देखकर उसकी आंखों पर बंदी पट्टी हटाने की सोचना भी मुझे गलत लगने लगता है। उमा की आंखों पर बंदी धर्म की पट्टी गुलेल के रबर की जैसी है, जितना जोर से खींचती उतनी ही तेजी से वापस अपनी जगह पर आ जाती है। आज महसूस कर रही हूँ कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का आसान रास्ता क्यों चुन लिया होगा। कनक, सही गलत, अच्छा बुरा सब भूल कर 2 मिनट के वास्ते ना अपनी आंखें बंद कर ले। कुछ मत सोच, उस अंधेरे को महसूस कर। जब थारे को ज्यादा अंधेरा महसूस होने लगे ना, तब समझना कि सुबह होने वाली है और तने अपनी उजाले की पहली किरण वहीं से दिखेगी।
उमा, 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 नहीं, नहीं, मैं गंधारी नहीं बनूंगी। मैं जानबूझ के उमा के आसपास के अंधेरे को और नहीं बढ़ाऊंगी। नहीं, मुझे उमा को इस अंधेरे से निकालना होगा। इस असंभव को संभव बनाना होगा। अगर उमा को भोलेनाथ ने मुझसे शादी के संकेत दिए तो हो सकता है कि भोलेनाथ की भी यही मंशा हो, मेरे इस घर में आने का भी यही कारण हो। इतनी मुश्किलों के बाद भी इस रिश्ते ने अपना अस्तित्व बचा के रखा, तो मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे भी कोई रास्ता दिखेगा, कोई ना कोई संकेत तो मुझे भी मिलेगा। उमा की इस धर्म की दीवार में कहीं तो दरार होगी। कौन? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? ये कौन खड़ा है यहाँ पे? घर से इससे मिलने के लिए कोई निकला है। कौन हो सकता है? सुमन? आखिर क्या छुपा रही है सुमन? इतनी देर क्यों लगा दी? आना क्या था ना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। किसी ने देख लिया तो? अरे डर क्यों रही हो इतना? इतने सालों से तो किसी ने नहीं देखा, आज कैसे देख लेगा? जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाओ जल्दी। सही कहा तुमने सुमन। क्या चल रहा है ये सब सुमन? झूठ कहा था ना तुमने मुझसे बाजार में कि तुम इस लड़की को नहीं जानते? नहीं भाभी साहब, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं वही सोच रही हूँ जो मुझे दिख रहा है सुमन। कब से चल रहा है ये सब? 2 साल से भाभी साहब। दो साल से तुम अपने दादो सास से
अपने परिवार से छुप के ये सब कर रही हो सुमन? ये तुमने बहुत गलत किया सुमन, मुझे उन्हें फौरन बताना होगा। नहीं भाभी साहब किसी को मत बताइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को मत बताइए ना। नहीं सुमन, सच छुपाना भी गलत होगा। तुम पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कैसे कर सकते हो सुमन? ये प्यार, ये बॉयफ्रेंड, क्या है ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। भाभी साहब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और जैसा बोल रही है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं। और मैं पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई ही कर रही हूँ। फिर झूठ? नहीं भाभी साहब ये सच है। मैंने घर में सबसे झूठ बोला था कि मैं 8वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। मैं इस साल 10वीं की परीक्षा दे रही हूँ। अभी मेरे पेपर्स चल रहे हैं और बस 2 ही पेपर बाकी हैं। किसी को मत बताइए ना, भाभी साहब सबको पता चल जाए। 1 मिनट, मैं समझी नहीं। फिर तो ये खुश होने की बात है। घर वालों के लिए ये खुशी की बात नहीं है भाभी साहब। हमारे घर में 8वीं के बाद लड़कियों को पढ़ना मना है। क्या? क्यों? इस क्यों का जवाब तो सिर्फ दादो सा जानते हैं, और उनसे सवाल करने की ना तो मेरी हिम्मत है और ना ही इस घर में किसी की मंजूरी। 8वीं तक मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि मुझे दादो सा की बात मान लेनी चाहिए, पर फिर मैं अपने आगे बढ़ने के सपने को मार ही नहीं पाई। इसलिए पिछले 2 सालों से मैं 8वीं में फेल हूं की खबर फैलाती जा रही हूं, और इस झूठ की आड़ में मैं 10वीं की परीक्षा दे रही हूं। ये सब तूने अकेले किया सुमन? नहीं भाभी साहब, मेरी टीचर है जो लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में है, और अभी जो लड़का आया था ना, वो मेरे लिए किताबें लाता है। मेरे टीचर ने परीक्षा में आने वाले सारे सवालों की लिस्ट बना के रखी थी। बाजार में आपके सामने दे नहीं पाया, इसलिए अभी देने आया था। तो इसलिए वो कंकर फेंक रहा था घर में? फोन तो कर नहीं सकता, और उसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है। इसलिए जब ज्यादा जरूरत होती है तब मैंने उसे ये तरीका अपनाने के लिए बोला है। भाभी साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने ये बात किसी को भी बता दी ना तो मेरा पढ़ना बंद हो जाएगा। ये राज को राज रखिए। नहीं सुमन, अपनों के आगे से हाथ नहीं जोड़ते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें यूं गलत समझा, तुम पर आरोप लगाया। माफी तो इस पूरे घर को मांगनी चाहिए, जो तुम्हारी पढ़ाई के बीच आ रहा है। डरो मत सुमन, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इससे पहले कि कोई और आ जाए, तुम जल्दी से जाओ और सो जाओ। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद भाभी साहब। अब जाओ, उठ कर। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है भाभू। मुझे ये मैं हूं की लड़ाई जारी रखनी होगी, क्योंकि अभी लड़ाई सिर्फ कनक की नहीं है, हर उस लड़की की है जिसे लड़की होने के नाम पर अपनी आज़ादी, अपने अधिकार, अपने सपनों को भुलाना पड़ता है। अब ये जीत इस घर के लिए भी जरूरी है। इस घर को समझना होगा कि मैं हूं की जिद का मतलब घमंड नहीं, स्वाभिमान होता है, ताकि आइंदा किसी सुमन को डर के झूठ ना बोलना पड़े। आज मेरी इस लड़ाई को एक नई दिशा मिल गई है। अब तो मैं मंजिल पाके ही रहूंगी। दादो साहब, आपने तो भोलेनाथ के संकेत समझकर भाभी साहब को अपना जीवन साथी बना लिया, लेकिन मैं इतनी मूर्ख हूं कि मेरे सामने खुद संकेत चलकर आए और मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन आपने अपनी बहन के लिए आए संकेत समझ लिए और मेरी आंखों से पट्टी हटा दी, वरना मैं जिस कान्हा को ढूंढ रही थी वो तो मेरे सामने से होकर चला जाता और मुझे पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कहती है मासी साहब, उमा शंकर जैसा कोई भी नहीं है। मन तो करता है उस उमा शंकर को आके खत्म कर दो, उसे तो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना है। हर एक दिन नया खाब दूंगा,
तो एहसास होगा उसे कि जब अपनी लाडली बहन तकलीफ में होती है ना, तो एक भाई के दिल पे क्या गुजरती है। सरस, तेरे दादा सा का फोन आया है। उमा का फोन? उमा से बात हो गई तो सरस को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और तेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा वंश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जीजी के पास जाके आती हूँ। जी मासी। दादू साहब बहुत बहुत बधाई हो। हमें जब पता चला एक दादू साहब कैसे हैं आप? तेरा प्लान फेल हो गया वंश। अब सरस सारी सच्चाई जान जाएगी। मैं ठीक हूँ सरस। अभी तुम्हारे बारे में बात चल रही थी। मैं मासी साहब को कह रहा था कि 2 दिन में तुम्हारी इतनी याद आ रही, जब तुम्हारी विदाई होगी तो क्या हाल होगा हमारा। दादू साहब, पहले आप कभी ऐसी बात सीधे सीधे नहीं करते थे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए जो सामान भेजा पसंद आया तुम्हें? जी, आप मेरे लिए कुछ पसंद करें और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और हाँ, तुम्हारी जिस सहेली ने फोन उठाया था वो मुझे किसी बात की बधाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया किस बात की बधाई दे रही थी। दादू साहब, आप इतने अच्छे भाई हैं कि दुनिया की हर बहन आपको बधाई देना चाहेगी। और आपने मेरे लिए जो उपहार चुना है, उससे अच्छा उपहार किसी बहन के लिए कुछ हो सकता है क्या? और कितनी अजीब सी बात है ना, मेरे लिए संकेत भी आपको आए। दादू साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आशीषा ने मेरे बनाया आयुर्वेदिक तेल से उमासा की मालिश की। ये लो। उमासा, इस आयुर्वेदिक तेल की मालिश से आपका कुछ दर्द कम हुआ? हाँ, तेल ने अपना काम किया और बाकी मासीसा के प्रेम ने। उनके हाथों में माँ जैसा सुकून है। उस तेल में मेरा भी प्यार शामिल था उमासा, वो प्यार जो मीरा ने अपने मोहन से किया। वो मैंने बनाया था। अच्छा, तेल ने सच में दवा जैसा काम किया है। सब आप ही ने तो सिखाया है। आप इस तेल को आप रख लीजिए, जब भी मन करे मालिश कर लेना। नहीं बालू, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लाओ, दे दो। कनक डिस्पैच चालक का हिस्सा बन गई थी, उसे भी तकलीफ होगी। इस तेल से मेरा दर्द कम हुआ है, उसे भी आराम मिलेगा। धन्यवाद पालू। कदर ना कर सकूं तो कम से कम मेरी भावना का अपमान तो मत कीजिए उमासा। मेरी मेहनत, मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपना अधिकार किसी और के झोली में जाता नहीं दे सकती। अगर मुझे अपनी जगह बनानी है तो उमासा के दिल से कनक को निकालना होगा। सरस, तू फोन पे बात कर लेती, हम लोग थे ना, हम संभाल लेते। दादू सा कहते हैं, जब भी किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी उसका पति और उसका ससुराल होता है। तो आत्मा जो ठहरा ज्ञान बांटने के लिए। जी, कुछ कहा? नहीं, वो आई गेस वो थोड़ा सा पेन हो रहा है इसलिए बस। वाह, क्या बात है, अभी से बड़ा केयरिंग। हाँ,
पहली जिम्मेदारी एंड ऑल। कब आए? जब तुम अपनी सोच में डूबी हुई थी, अपने दर्द से लड़ने की कोशिश कर रही थी। आज मैं तुम्हारे दर्द की वजह भी जानता हूं और साथ ही उसका इलाज भी अपने साथ लाया हूं। ये देखो, इस आयुर्वेदिक तेल से मालिश करते ही तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। नहीं उमा, मेरा दर्द इस तेल से कम नहीं होगा। एक बार लगा के तो देखो। मासीसा की प्यार वाली मालिश और इस तेल ने मेरा दर्द कम कर दिया। फिर तो पक्का इससे मेरा दर्द कम नहीं होने वाला। पर क्यों? तुम तेल तो ले आए उमा, पर इसके साथ जो प्यार का संगम है वो कहाँ से आएगा? जो है बैर भी प्रीत भी गांठ ये कैसी है, रेशम के उलझे से धागे हम दो जमीन पे सोए हुए थे, जो एक जमीन पे जागे हम। तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। सुर के जैसी है मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। थैंक्स उमा, सच में मेरा सर दर्द कम हुआ। तुमने इस तेल में अपने प्यार का तड़का लगा ही दिया, पर एक उलझन सी है मेरे मन में। उलझन? कैसी उलझन? तुम आदमी हो और मैं एक औरत। इस तेल ने हम दोनों के शरीर पर एक जैसा असर, ये कैसे हो सकता? दवा कभी आदमी औरत में भेद नहीं करती। फिर तुम एक वैद्य होने के नाते आदमी और औरत में भेद कैसे कर सकते हो उमा? इसका उत्तर मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। हाँ, तुमने मुझे अपने नियम बताए, पर जब एक दवा दो शरीरों में भेद नहीं करती, इसका मतलब भगवान ने आदमी और औरत में कोई भेद बनाया ही नहीं, सिर्फ शरीर अलग अलग है। जो काम आदमी कर सकते हैं वो काम औरतें भी कर सकती हैं।
औरत हर वो काम नहीं कर सकती जो एक आदमी कर सकता है। कुछ चीजों में साहस की जरूरत पड़ती है, जो आदमी में जन्म से होता है और औरत में नहीं। उम्मीद करता हूं आज के बाद तुम औरत के कर्तव्य और सीमाएं दोनों को समझोगी। उमा, मैं तो बस ये चाहूंगी कि तुम औरत को औरत नहीं, इंसान समझना शुरू कर दो। उमा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आ रही हूँ। बैठो। बल्लू के कमरे से बाहर कैसे गई? अभी कुछ देर पहले संकोच कर रही थी। क्योंकि कुछ कामों में औरत आदमी की बराबरी नहीं करती। इसलिए नहीं कि औरत में साहस नहीं है, बल्कि इसलिए कि औरत के साथ उसकी शर्म जुड़ी होती है, उसकी मर्यादा जुड़ी होती है। पर मौका आने पर या मजबूरी में औरत की वही शर्म साहस में बदल जाती है और वो सारे काम कर जाती है। शरीर के अलावा आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं होता उमा। इसलिए बात चाहे पढ़ाई की हो या खेल कूद की, औरतों को आदमियों की तरह बराबर का मौका मिलना चाहिए। औरत की शर्म को उसकी निर्बलता नहीं माना जाए। शर्म और साहस में सिर्फ यही अंतर है कि मैंने पहली बार शर्म करके कदम नहीं उठाया, पर जब तुम्हें चोट लग गई तब मेरी वही शर्म साहस बन गई। जे किताब लेकर बैठना बींदरियों को शोभा को नहीं देवे। घर की औरतों के हाथों में झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा चौकी, ये सभी अच्छा लगे। वो सब तो मैं करती ही हूँ मासी साहब, मेरी जिम्मेदारियां हैं वो। पर किताबें पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है। नारी शक्ति, नारी के अधिकार, औरत के अधिकार नहीं कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। ये जो तुम पढ़ रही हो ये ज्ञान नहीं, जहर है।
कर रहे हो? उमा किताब क्यों फाड़ रहे हो? छोड़ो इसे, ये सब मत करो। बचाओ! बचाओ! बहना, हाँ, सपना सपना। बाबू कहती थी कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। इसका मतलब कनक कोई मुसीबत में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? हाँ, फोन 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 फोन। यार, बहना के पास तो मोबाइल ही नहीं है। उस जेल में किसी के पास मोबाइल नहीं है। हाँ, लैंडलाइन। कोई फोन नहीं उठा रहा है। गॉड प्लीज मेरी बहन ठीक हो, फोन उठाओ। खमागानी, कौन बोल रहे हैं? मैं वंश बोल रहा हूँ। वंश, कैसे हो आप? मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ? उसे बुला दीजिए। कनक आसपास दिखाई नहीं दे रही, शायद अंदर हो गई। देखिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका संदेशा कनक तक पहुंचा दूंगा। वो क्या है ना, आज नवरात्रि की घट स्थापना है, तो सब काम में व्यस्त होंगे। मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है, उसे बुला दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। लो आ गई कनक, कर लीजिए बात। किसका फोन है? वंश का, उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वंश भैया? हेलो वंश भैया। हेलो बहना, वो बड़े दिन हो गए ना तुझसे बात नहीं की। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। वो क्या कहते हैं, एकदम ढिंचाक जैसे। वंश भैया, आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तेरी याद आ रही थी ना, इसीलिए। अच्छा, झूठ बोल रहे हो अपनी बहना से? पर मुझे आपका वो सीक्रेट पता चल गया है जिसमें आजकल बिजी हो आप। कैसा सीक्रेट? अच्छा, इतने भी भोले मत बनो। मुझे आपका वो शगुन वाला सीक्रेट पता चल गया है। शगुन वाला सीक्रेट? बहना को कैसे पता चला कि मैंने सरस्वती को शगुन पहुंचाया है? क्यों? पकड़े गए ना? आपको क्या लगा था कि आप इतना बड़ा कांड करोगे और आपकी बहना को पता भी नहीं चलेगा? दूर हूं, पर इतनी भी नहीं कि ये भी पता ना चले कि आप किस फिराक में हैं। टेंशन में आ गए? मीना चाची ने बताया था कि आपने उनसे शगुन के सामान के बारे में पूछा था, तो इस बार बात शगुन तक पहुंच गई। मतलब मामला फाइनल है? हाँ बहना, इस बार मामला फाइनल करने ही वाला हूँ। बस ये समझ ले कि तेरी भाभी चुन ली है मैंने। वाह, कांग्रेचुलेशंस भैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, फोटो भेजो जल्दी से। ऐसे नहीं बहना, गाजे बाजे के साथ बताऊंगा। एक्चुअली मैं तुझे आमने सामने मिलवाऊंगा और जो तेरे चेहरे पर रिएक्शन होगा ना, वो देखना चाहता हूं मैं। अरे भैया, मिलने तो दो। देखना, आपकी शादी में मिलकर ऐसा धमाल मचाएंगे कि पूरी हनुमान गली हिल जाएगी। मैं तो जमकर नाचूंगी आपकी शादी में, वो भी जोड़े से। उमार में साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। टेंशन मत ले तू, तुझे जोड़ी से इनवाइट करूंगा। अब तू खुश तो मैं खुश। चल, अपना ख्याल रख, अभी मैं फोन रखता हूँ। बाय भैया। उस घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अब चलो, घर स्थापना में ज्यादा समय नहीं बचा है, मुहूर्त का समय होने वाला है। हाँ चलो। चलो। क्या भाभी साहब, अब तो डरा ही देती है। मैं पढ़ रही थी ना। सुमन, डर तभी लगता है जब हम कोई अपराध कर रहे हो और
पढ़ाई करना तो कोई अपराध नहीं है ना। अच्छा सुमन, तुम मुझे घट स्थापना की विधि बता सकती हो? जी भाभी सा, आइए ना, बैठिए। हाँ, तो घट स्थापना ईशान दिशा में की जाती है। सरस, वंश का एक्सीडेंट हो गया। माफ करना दुर्गा मैया, सुमन ने मुझे आज घट स्थापना की विधि बताई, फिर मैंने ठीक एक एक चीज उसकी उल्टी की है, जिसे आज सुमन ठीक करेगी। तब उमा और मासीसा मेरी परवरिश पर, मेरी पढ़ाई पर आरोप लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 8वीं फेल सुमन, उसे सारी धार्मिक विधियां पता है। तब मैं सुमन की पढ़ाई का राज खोलूंगी और उमा और मासीसा को बताऊंगी कि इन सब का पढ़ाई से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि एक पढ़ी लिखी औरत घर की जिम्मेदारियां और बेहतर ढंग से उठा सकती है। तब शायद उमा और मासीसा को समझ में आए कि पढ़ाई का महत्व जितना ही लड़के के लिए होता है, उतना ही लड़की के लिए भी होता है। आशीर्वाद दीजिए दुर्गा माँ कि मैं उमा की सोच को बदल सकूं। मासीसा, मैंने घट स्थापना की सारी तैयारियां कर ली है। सत्यानाश, ये सब क्या कर दिया? क्या हुआ? घट स्थापना की दिशा ही उल्टी कर दी। क्या? घट स्थापना की भी दिशा होती है? हमारी गलती है, ये धन्य जिम्मेदारी दे दी मैंने। मासीसा, आप मुझे बोल देती, मैं कर देती ये सब। सॉरी मासीसा, वो मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा है ना, तो मुझे कैसे मालूम होगा? मने नहीं पता कि थे कौन कौन सी किताबें पढ़ो, पर शास्त्र जरूर को नहीं पढ़ो। पर मासी साहब, मैंने तो ये सब सुमन से सीखा है, उसी ने मुझे बताया। सुमन। जी मासी सा। अठे आओ। जी मासी सा। तने अपनी भाभी सा को बताया कि घट स्थापना कैसे की जावे? हाँ। तो जरा देख तो सही कि थारी भाभी सा ने घट स्थापना सही की है कि नहीं। नहीं मासी सा, घट स्थापना गलत दिशा में की गई है। सुना भी नहीं सा है, बेकार में उस पर आरोप मत लगाओ। 8वीं फेल है, बस संस्कार पूरे जाने हैं। ये तो बस 2 और 2 जोड़ना जानो हो, दुनियादारी की समझ देने वाले शास्त्र को नहीं जानो। सिखाओ सुमन अपनी भाभी सा को कि घट स्थापना कैसे की जावे। भाभी सा, नवरात्रा की घट स्थापना ईशान दिशा में की जाती है। कौन सी दिशा?
मैंने तो इस दिशा के बारे में सुना ही नहीं है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। और अगर ईशान कोण में आप स्थापना ना कर सके तो पूर्व दिशा में करनी चाहिए, जहां पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व दिशा में। वाह सुमन, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना कुछ जानती हो। सीखने के वास्ते मैं हूं ना की रट छोड़ के दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं बीनी साहब। सुमन भी था के जैसे 8वीं से आगे पढ़ ली होती तो जे सपना सीख पाती। था के जैसे तर्क कुतर्क करके बीतती इसकी जिंदगी। परफेक्ट जा रहा है प्लान। सुमन, घर स्थापना की पूजा शुरू करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी दादा जी। अब प्लान नंबर 2। वंश, जल्दी गाड़ी बुलवाओ। वंश, आप ठीक तो है ना? सरस, चोट बहुत गहरी है सरस। अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरस, मैंने एक दिन में न जाने कितने सपने देख लिए थे, लेकिन इस जन्म में आपके साथ जिंदगी बिताने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन मैं एक वादा पूरा करना चाहता हूं, जो मैंने अपने दिल से किया था, आपकी मांग भरने का वादा। और अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ ना तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस वादे को पूरा करने में आप ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज ना मत बोलना। शादी कर लो मुझसे सरस्वती। दादू साहब, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और पंचोपचार भी तैयार कर लिया। धन्यवाद। 5 आचार क्या मतलब सुमन? बीनी साहब, अर्थ का अनर्थ मत करो। पंचोपचार का मतलब होवे है पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली 5 जरूरी चीजें: धूप, दीप, फूल, इत्र और नैवेद्य। कॉलेज में ये सब नहीं सिखावे हैं, संस्कार से आवे हैं ये सारी बातें। हर टाबर अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे है। जी मासी सा। मंत्र तो याद होगा, बोलो। बोलो सुमन। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्वस्थ गतो अपीवा यह स्मरेत पुंडरीपाक्ष सबहारंतर्षुषि। घट स्थापना संपन्न हुई। उमा, मैंने जरा माता रानी के चरणों का फूल दे दो, मैं सरस को दूंगी। माता रानी की कृपा से उसे एक योग्य वर मिल जाएगा। जी। ये लीजिए। मासी सा, मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। उमा, मुझे भी एक फूल दीजिए ना। थे कौन सी मनोकामना लेकर बैठे हो? कोई 10वीं की परीक्षा दे रहा है मासी सा, तो बस उसी के लिए मन्नत मांगनी थी कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ये लो।
ये क्या है सुमन? ये सब क्या है? तू पढ़ाई कर रही है? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। मैं बताती हूँ मासी से। नहीं, सवाल जिससे किया जाए जवाब उसी को देना पड़ता है। और मैं इतना तो जानती हूँ कि ये गूंगी नहीं है। जवाब दो। मासी सा, अगर ये जवाब दे पाती तो उसी दिन दे देती, जिस दिन इसने आप सबसे झूठ कहा था कि ये 8वीं में फेल हो गई है। ये 8वीं में फेल नहीं हुई है, कि 10वीं की परीक्षा दे रही है। और अब इसके 2 पेपर्स बचे। सुमन, क्या तुम नहीं जानती इस घर में लड़कियों को 8वीं के बाद नहीं पढ़ाया जाता? उमा, सुमन के इस झूठ में इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार तुम भी हो। अगर ये आप सबको सच बता देती कि ये पढ़ाई कर रही है, तो आप लोग तो इसे आगे पढ़ने ही नहीं देते, उसकी पढ़ाई वहीं रोक देते। और फिर पढ़ना कौन सा अपराध है? इस घर में लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? तो हर बात थारे से पूछ कर की जानी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। मासी सा, सवाल सिर्फ इतना सा है कि जहाँ लड़कों को खुले मन से पढ़ने की आजादी है, वही आजादी लड़कियों के लिए क्यों नहीं मिल रही? लड़कियों को 8वीं तक की शिक्षा से तो पढ़ना लिखना आ ही जाता है। घर का हिसाब किताब देख सकती हैं और इतना उनके लिए काफी है। और फिर आगे जाके इन्हें घर ही तो संभालना है। कौन सा दूसरे शहर जाकर कॉलेज में पढ़ के कोई नौकरी करनी है। औरत जब अपनी मर्यादा पार करती है ना, तो घर बनते नहीं, बिखरते हैं। पढ़ लिखकर पंख लग जाते हैं, पैर जमीन पर नहीं टिकते और घर की नींव डगमगाने लगती है। एक औरत घर की मान मर्यादा होती है। एक औरत घर बना सकती है या बिगाड़ सकती है। किस किताब में लिखा है ऐसा कि पढ़ाई लिखाई घर तोड़वाती है? घर पढ़ने लिखने से नहीं, नजरिए से बिखरते हैं। सुमन जिम्मेदार है। अभी देखा ना आप लोगों ने कि 10वीं की परीक्षा में मेहनत करते करते इसने घर स्थापना भी कर दी। एक एक मंत्र याद है इसे। पढ़ने लिखने से परवरिश कमजोर नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। पढ़ा लिखा इंसान सही गलत का अंतर और अच्छे से समझ लेता है। वैसे ही जैसे थे सही को समझ सकते हो, जरूरत से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तर्क कुतर्क करना जाने हैं, अपनी जिद मनवाना जाने हैं और अपने शब्दों में फंसाना जाने हैं। पर मासी सा, इन बातों का सुमन की पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। आपकी मुझसे नाराजगी और सुमन की पढ़ाई, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। जब एक लड़का पढ़ता है तो वो एक घर को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। और जब एक लड़की पढ़ती लिखती है तब वो 2 घर को आगे लेके जाती है। इतना आगे कि अपनी जड़ों से दूर हो जाती है, अपने संस्कार भूल जाती है, उसके अंदर एक नई मैं पैदा हो जाती है। जैसा कि था के साथ हुआ, एक चाय की खातिर इतना कुतर्क किया कि शिव के हाथ में बीड़ी आ गई। उमा को अपने वचन में फंसाया कि उमा को इतना कठोर पश्चाताप करना पड़ा। अब सुमन के पीछे पड़े हो। आज थारी वजह से सुमन की जबान इतनी लंबी हो जाएगी कि अपने बड़ों का मान भूल जाएगी। थे तो पत्नी, भाभी, पोती, बेटी, सारे मोर्चे पे खरे ना उतर सके। छल कपट और जाने के बातें हो चुकी है। हाथ जोड़ के विनती है थारे से, सुमन को बख्श दो। हम अपनी बेटी को सही रास्ते पे चला लेंगे। थारे से ज्यादा हम जाने हैं कि इसके वास्ते के सही है और के गलत। पर मासी बस कनक, इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं होगी।